नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने विदेशी आक्रमणों के बारे में जाना था कि कौन कौन सी ऐसी महाशक्तियां थी जिन्होंने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। कौन से समय में? मौर्योत्तर काल के बाद, यानी मौर्यों के बाद में विदेशी शक्तियां जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। जब उनके बाद में एक तरफ तो विदेशी आक्रमण था, तो दूसरी तरफ मौर्यों के बाद में कुछ भारतीय राजवंशों का भी उदय हो रहा था। तो एक तरफ विदेशी आक्रमण था उनके साथ, दूसरा भारतीय राजवंशों की अगर हम बात करें जिन्होंने मौर्यों के बाद में सत्ता संभाली थी, तो उनमें शुंग वंश, कण्व वंश और चेदी वंश को हम ले सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने शुंग वंश के बारे में, या फिर ये समझ लिए उनके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण वाक्यों के बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था। जो उनसे बच गया था वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो क्या उनका जो उत्तराधिकारी था अग्निमित्र, ये शुंग वंश का टॉपिक 3 है। इसमें केवल हमारे अग्निमित्र और उनके बाद के जो शासक थे वो रह गए, वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट वाक्य। मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो संतुष्टि दे पाऊं जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं शुंग वंश का टॉपिक 2। अग्निमित्र ये पुष्यमित्र संघ के उत्तराधिकारी थे। पुष्यमित्र संघ के उत्तराधिकारी थे और इनका जो समय है, इनका समय 151 से ईसा पूर्व से 143 ईसा पूर्व है। ये शक्तिशाली राजा थे और एक तरीके से अब ये जान लिए कि कालिदास का जो मालविक अग्निमित्रम जो नाटक है उसके जो नायक हैं वो अग्निमित्र है। इनके बारे में हमें उनसे भी जानकारी मिलती है। दूसरा कि इनके जो छोटा भाई था उसका नाम था ज्येष्ठमित्र। इनका छोटा भाई था, एक अग्निमित्र जी का छोटा भाई था ज्येष्ठमित्र। उसका जो शासन का समय है वो 143 ईस्वी से 136 ईसा पूर्व है और ये एक महत्वहीन शासक थे। इनके शासन के बारे में हमें ज्यादा जानकारी इतिहासकारों से नहीं मिली। ठीक है। इनके बाद अगर हम बात करें, जो इनका उत्तराधिकारी था वो था वसुमित्र। ये थोड़े प्रभावशाली शासक थे, शक्तिशाली शासक मान लो। जो इनका समय है, क्या वसुमित्र जी का जो समय है वो 136 ईसा पूर्व से 126 ईसा पूर्व है। वाण भट्ट जी का एक नाटक था जिसका नाम था हर्षचरित। हर्षचरित में यह उल्लेख दिया हुआ है। जो हमें इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो ये कि हर्षचरित में जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि इनकी हत्या एक नाटक के प्रदर्शन के दौरान, उस समय ये किसी नाटक का प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय इनकी हत्या हुई थी। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? हर्षचरित से। भागवत पुराण में वसुमित्र के उत्तराधिकारियों की जानकारी मिलती है। किसमें? भागवत पुराण से हमें वसुमित्र के उत्तराधिकारियों की जानकारी मिलती है। उत्तराधिकारी कौन कौन थे? भद्रक और औद्रोक, आंध्रक और अंतक। ये भद्रक के बाद के 3 राजाओं के नाम मिलते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई ऐतिहासिकता स्पष्ट नहीं है। ठीक है। पुष्यमित्र जी के बाद प्रमुख जो राजा हुए वो कौन थे? भागवत को ही भद्रक नाम से भी जाना जाता है। इनका जो समय है वो 32 वर्षों का। इन्होंने 32 वर्षों तक शुंग वंश के माध्यम से शासन किया था। यानी ये 32 वर्ष तक शासन किया इन्होंने, यानी शुंग वंश को इन्होंने आगे बढ़ाया 32 वर्षों तक। इनके समय की प्रमुख घटनाएं, अब इनके समय की प्रमुख घटनाएं क्या थी कि तक्षशिला के यूनानी शासक, क्या
तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियालकीडस के जो दूत थे, एंटियल यानी कि इनके समय का जो शासक था, इनका समकालीन शासक कौन हो गया? एंटियालकीडस इनके समय का शासक हुआ। उन्होंने क्या किया? उनका एक दूत था, दूत का नाम क्या था? हेलियोडोरस का शुंग के दरबार में उन्होंने भेजा। यहां से इतिहास में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेलियोडोरस जी किसके समय में, किसके शासनकाल के समय में शुंग वंश में आए थे? किसके समय में आए? तो ये थे शुंग के दरबार में आने वाले यूनानी होने के बावजूद, इनसे जो हमें जानकारी मिलती है वो ये कि यूनानी होने के बाद भी इन्होंने विदिशा में एक गुरुड़ ध्वज स्थापित किया। क्या? गुरुड़ ध्वज स्थापित किया। और उस पर क्या उल्लेख मिलते हैं? गुरुड़ ध्वज पर काशीपुत्र और भागभद्र का उल्लेख हमें मिलता है। विद्वानों के अनुसार अगर हम जाने तो भागवत को काशीपुत्र भी बोला जाता है। क्या? भागवत को विद्वानों के अनुसार काशीपुत्र भी बोला जाता है। इसका जो अंतिम या इनका उत्तराधिकारी जो माने, वो अंतिम जो था यानी शुंग वंश का अंतिम उत्तराधिकारी देवभूति या देवभूमि था, जो कि एक युवा होने के साथ साथ एक अत्याचारी था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये शुंग वंश के अंतर्गत शासकों के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी कि शुंग वंश के अंतर्गत कौन कौन से शासक हुए और उनके उत्तराधिकारी कौन कौन से हुए और उनके समय शासन का कौन कौन सा था, उसके बारे में हमने इन वीडियो के माध्यम से जाना। और बाकी जानकारी जो शुंग वंश के अंतर्गत हैं, जैसे सिक्के हैं, प्रशासनिक है और आर्थिक हैं, उन्हें हम अगली वीडियो के माध्यम से जानेंगे। केवल हमने यही जाना कि शासकों का समय और कौन कौन से शासक थे, इनसे किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं, इसलिए यही जाना। अब बात करते हैं कण्व वंश की। कण्व वंश में वासुदेव ने क्या? कण्व वंश के एक शासक थे वासुदेव। उन्होंने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर यानी उन्हें हत्या कर 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश से केवल हमें यही जानकारी मिलती है, क्योंकि कण्व वंश का समय या शासन ज्यादा नहीं था। तो इनकी कण्व वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? वासुदेव जी ने। पुराणों के अनुसार इस वंश के 4 राजाओं के नाम मिलते हैं। 4 राजाओं के नाम मिलते हैं और उन्होंने किस प्रकार से कितने समय तक शासन किया उसके बारे में हम जानते हैं। कैसे? क्योंकि वासुदेव ने 9 वर्ष तक शासन किया था, भूमिमित्र ने 14 वर्ष तक शासन किया था और नारायण ने 12 वर्ष तक शासन किया था। और इनका चौथा शासक था सुशर्मन या सुशर्मा के नाम से भी था। उसने 10 वर्ष तक कण्व वंश पर शासन किया था। इस तरह से कण्व वंश ने लगभग 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व शासन किया। इस कण्व वंश की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो ये कि बृहस्पति मित्र के काल में कण्व वंश में एक शासक हुए थे बृहस्पति मित्र। उनके काल में कलिंग राजा खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। किसने किया था? कण्व वंश के समय में मगध पर कलिंग राजा खारवेल ने आक्रमण किया था। तो ये छोटी सी घटना कण्व वंश की, जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी कि हाँ पेपरों में इनसे पूछे जा सकते हैं, तो हमने उनके बारे में जाना। बात करते हैं चेदी वंश या चेतीय वंश। ठीक है, इनके बारे में हम जानते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं जो पेपरों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जब कण्व वंश की सत्ता लगभग कमजोर होती चली गई, इन्होंने 45 वर्ष तक शासन किया था कण्व वंश के शासकों ने। इनसे और ज्यादा
महत्वपूर्ण जानकारी इतिहासकारों ने जो घटित हुई वो है नहीं, स्पष्ट है नहीं, केवल जो जानकारी स्पष्ट है वो हमने आप लोगों तक साझा की। चेदी वंश की हम बात करते हैं। चेदी वंश, जब कण्व वंश की सत्ता मगध पर कमजोर हो गई तो अब भाई चेदी वंश ने यानी राजा खारवेल ने अब अपनी साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। उनके बारे में अब हम जानते हैं कि चेतीय जातक, किसे? चेतीय चेतीय जातक, चेतीय जातक, चेतीय जातक के अनुसार, चेतीय जातक के अनुसार इनकी जो राजधानी थी चेदियों की वो सोतिमती थी। चेतीय जातक के अनुसार तो इनकी राजधानी सोतिमती थी। और महाभारत काल में, महाभारत में इनकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती। चेतीय वंश वो राजवंश है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों में इनका उल्लेख आ चुका है। और इन पे शासन करने वाले जो राजा थे चेतीय वंश में वो थे कलिंग राजा खारवेल। चेतीय जनपद भी था, ठीक है। तो इनकी पहली राजधानी क्या होती? सोतिमती। दूसरी राजधानी महाभारत में शक्तिमती। इनका जो उदय हुआ, उदय कहाँ हुआ? कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल ने के समय में चेदी वंश का और सबसे ज्यादा उदय हुआ था। या फिर ये समझ लीजिए, ये समझो कि ये विख्यात हुए थे, ठीक है ना, फेमस हो गए थे। इनका जो संस्थापक है चेदी वंश का वो कौन है? महामोदवाहन। महामोदवाहन इस वंश के संस्थापक है। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो वो मिलती है हाथीगुम्बा अभिलेख से, जो कि भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ियों पर उत्कीर्ण था, ठीक है। आरंभ से इसमें हमें और क्या जानकारी मिलती है? हाथीगुम्बा अभिलेख से कि चेदे वंश के आरंभ से 13 वर्ष तक की घटनाओं की जानकारी, क्या 13 वर्ष तक के घटनाओं की जानकारी भी हमें इस हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। इसमें और क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं कि कलिंग राजा खारवेल ने अपनी जो उपाधियां ली थी वो ली थी कलिंगाधिपति, कलिंग चक्रवर्ती। ये कलिंग राजा खारवेल की कुछ उपाधियां थी। उपाधियों से भी संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। उन्होंने क्या कहा था? उसने हत्ती सिंह के पुत्र, भाई इसमें हमें हाथीगुम्बा अभिलेख से और जो महत्वपूर्ण जानकारी है जो मिलती है वो ये कि कलिंग राजा खारवेल ने हत्ती सिंह के पुत्र, यानी हत्ती सिंह दादा हो गए और इनके जो पुत्र थे वो थे ललाक। ललाक की पुत्री थी, क्या? ललाक की पुत्री थी जिनसे इन्होंने विवाह किया। ललाक की पुत्री ने, ललाक की पुत्री से इन्होंने विवाह किया और अपना प्रधान किसे नियुक्त किया था? महिषी, अपना प्रधान महिषी। अभिलेखों में युवराज के रूप में, क्या? अभिलेखों में युवराज के रूप में कलिंग राजा खारवेल ने 9 वर्ष तक प्रशासनिक कार्य किए। यानी युवराज अवस्था में इन्होंने, हमें ये जानकारी जो देते हो महिषी, प्रधान महिषी। अभिलेखों में जो हमें जानकारी मिलती है राजा खारवेल की, जो हमें जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि युवराज के रूप में यानी राजा बनने से पहले इन्होंने 9 वर्ष तक प्रशासनिक कार्यों में, यानी जो राजा थे इनके अपने जो राजा थे, इनका जो वंश था, जो इनका प्रशासन था, उसके अंतर्गत इन्होंने 9 वर्ष तक प्रशासनिक कार्यों में कार्य किए। और 24 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हुआ, यानी ये राजा बने थे। 24 वर्ष की आयु में ये राजा बने। इनके पहले से लेकर 13 वर्ष तक की जो जानकारी मिलती है वो हमें हाथीगुम्बा अभिलेख से ही मिलती है कि कौन कौन सी चेती वंश के अंतर्गत या फिर राजा खारवेल के शासन के अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, उनके बारे में हम जानेंगे, जिनसे पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली घटना पहले वर्ष की,
पहले वर्ष की घटना में कि इन्होंने क्या किया था, राजा खारवेल जी ने अपनी राजधानी का पुनरुद्धार करवाया और नगरों का निर्माण करवाया। पहले वर्ष से जो जानकारी मिलती है हाथीगुम्मा अभिलेख से वो यही कि पहले वर्ष में इन्होंने राजधानी का पुनरुद्धार, दूसरा नगरों का निर्माण, ये इनके पहले वर्ष की घटना है। दूसरे वर्ष की घटना इनकी, दूसरे वर्ष की घटना इनकी यह है कि सतकर्णी उस समय शक्तिशाली थे, शक्तिशाली होने के बावजूद भी राजा कलिंग राजा खारवेल ने सतकर्णियों की परवाह नहीं करी और अपनी सेना, दूसरे वर्ष की घटना में क्या है कि सतकर्णियों की परवाह न करते हुए अपनी सेना पश्चिम में अपनी सेना भेजी। क्या? पश्चिम में इन्होंने अपनी सेना भेज दी। कणवेण नदी क्या थी? कणवेण नदी तक इन्होंने अपनी सेना को बढ़ा दिया। भाई महत्वपूर्ण घटना है ये, पेपरों में पूछी जा सकती है कि एक तो दूसरे वर्ष की घटना क्या है कि सतकर्णियों की परवाह न करते हुए इन्होंने अपनी सेना पश्चिम तक भेजी, और दूसरा वहां पर बीच में एक नदी पड़ती थी कणवेण नदी, वहां तक भी इन्होंने सेना भेज दी। और क्या है इसमें, मुसिक नगर में इन्होंने फिर आतंक मचाया। वहां पर मुसिक नगर में इन्होंने आतंक मचाया। ये दूसरे वर्ष की घटना है। तीसरे वर्ष की घटना क्या है, इन्होंने राजधानी में इसी जीत के उपलक्ष्य में भाई पश्चिम में सेना भेज दी और कर्णम नदी तक सेना ने पार हो गई और मुसिक नगर में आतंक मचाया, वहां से धन संपत्ति आदि लूट के ले आए। जब लूट के ले आए तो इसी खुशी में तीसरा वर्ष हो गया। तीसरे वर्ष की जो घटना है उसमें क्या हुआ, इन्होंने संगीत बाग नृत्य नाटक से इन्होंने बहुत धूमधाम से उत्साह मनाया। तो ये कौन से वर्ष में मना? दूसरे वर्ष के अंत में तो इन्होंने ये घटनाएं करी। तीसरा वर्ष शुरू हो गया तो तीसरे वर्ष में इन्होंने संगीत बाग नृत्य नाटक के साथ में इन्होंने पूरे शहर में जश्न मनाया। ठीक है, उत्सव मनाया। चौथे वर्ष जो हमें हाथीगुम्मा अभिलेख देता है वो ये कि कलिंग राजा खारवेल ने उसने बरार के भाजकों और दक्षिणी दक्कन के रठिकों, जिनसे सम्राट मौर्य अशोक भी परेशान थे, सम्राट अशोक ने भी इन्हें चेतावनी दी थी, उसी प्रकार इन्होंने बरार के भाजकों और पूर्वी दक्कन के रठिकों को सैन्य अभियान किए। यानी कि इन्होंने भी भैया संघर्ष किया था, इन्होंने भी इन रठिकों से और भाजकों से संघर्ष किया था, जो कि सम्राट अशोक ने भी किया था, क्योंकि ये एक वन्य जाति थी। ठीक है, और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि विद्याधर जैनियों के निवास का उल्लेख इसमें हमें मिलता है, किसमें? चौथे वर्ष में। और ये जानकारी कौन देता है? हाथीगुम्मा अभिलेख। पांचवें वर्ष की जो घटना है राजा खारवेल की वो ये, इन्होंने नहरों का निर्माण किया और तनसुली स्थान से नहर को अपनी राजधानी तक लेकर आए थे। ये कौन से वर्ष की घटना है? राजा खारवेल के पांचवें वर्ष की घटना। 300 वर्ष पहले इस नहर का जो निर्माण था, वो 300 वर्ष पहले नंद राजाओं ने किया था। क्या? नंद राजाओं ने इस नहर का निर्माण किया था। छठे वर्ष की घटना राजा खारवेल की कि इन्होंने 1 लाख मुद्रा व्यय करी थी। क्यों करी थी? 1 लाख मुद्रा का जो खर्चा किया था वो इसलिए कि ग्रामीण और शहरी जनता सुख से रह सके, सुख और समृद्धि के साथ रह सके, और उनका कर भी माफ किया था। ये घटनाएं छठे वर्ष की हैं। 1 लाख मुद्रा का खर्चा, ग्रामीण और शहरी जनता को कर से माफ किया था और उनके जीवन को सुख और समृद्ध बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। 7वें वर्ष में राजा खारवेल की जो हमें जानकारी है कि इसका कोई विवरण ही स्पष्ट नहीं है। 7वें वर्ष से इससे क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि कौन से वर्ष का विवरण राजा खारवेल के शासन के दौरान स्पष्ट नहीं है, तो वो 7वें वर्ष का है। 8वें वर्ष के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो ये है कि बराबर की पहाड़ियों तक
राजा खारवेल बराबर की पहाड़ियों तक पहुंच गया। और बराबर कहाँ पे है? ये बिहार में है। बिहार में है, एक स्थान है बराबर, और बराबर की वहां पहाड़ियां भी है। तो राजा खारवेल वहां तक गए थे और गोरखगिरी के किले को नष्ट कर दिया। ये जानकारी क्या है? गोरखगिरी के किले को नष्ट कर दिया। गोरखगिरी में किला था, उसको राजा खारवेल ने तोड़ दिया, यानी नष्ट कर दिया, खंडित कर दिया। ये जानकारी हमें 8वें वर्ष से मिलती है। और 8वां वर्ष किसमें? हाथी गुम्बा अभिलेख में। 9वें वर्ष, 9वें वर्ष उत्तरी भारत की विजय। भैया 9वें वर्ष में राजा खारवेल ने उत्तरी भारत की विजय करी थी और नदियों के किनारे पर महाविजय प्रसाद, क्या? महाविजय प्रसाद, इन्होंने नदी के दोनों किनारों पर महाविजय प्रसाद इन्होंने विजय के उपलक्ष्य में, भाई जब इन्होंने उत्तरी भारत की विजय करी तो उसी के उपलक्ष्य में नदी के दोनों किनारों पर महाविजय प्रसाद इन्होंने बनवाए थे। ठीक है। 10वें वर्ष की अगर हम चर्चा करें तो 10वें वर्ष में इन्होंने गंगा घाटी पर आक्रमण किया था। 10वें वर्ष में किया था गंगा घाटी पर आक्रमण, और जिसमें ये सफल नहीं हो पाए थे। अब इनकी असफलता है 10वें वर्ष में, और जानकारी देता है हाथी गुम्बा अभिलेख। यहां से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि कौन से आक्रमण में वो असफल हुए थे और वो उनके शासन का कौन सा वर्ष था, तो ये भी पूछ सकते हैं। और इसकी जानकारी कहां से? हाथी गुम्बा अभिलेख से। 11वें वर्ष की अगर हम बात करें जाने, तो 11वें वर्ष से इन्होंने 113 साल पुराने, 113 साल पुराने मित्र संग त्रिमिर, संग तिमिर, यानी कि ये संग राजाओं का, इनके मित्र राजाओं का एक संघ था, जिसको क्या कहते थे? देश संघातमकम, देश संघातकम को हराया था। जो कि मित्र राजाओं ने, पुराने मित्र राजा थे बहुत सारे, जो कि 113 साल से आपस में जुड़े हुए थे, जो कि एक दूसरे के खिलाफ आक्रमण के समय साथ रहेंगे। एक तरीके से भाई कोई भी आक्रमण करेगा तो हम उस पर मिलकर आक्रमण करेंगे, तो उसका नाम था संघमित्र। तो उसको राजा खारवेल ने अपने कब? 11वें वर्ष हराया था। क्या? 11वें वर्ष हराया था। ये पेपरों में पूछ सकते हैं। इसमें राजा खारवेल ने क्या किया? पिथुड नगर, पिथुड नगर में गधों के द्वारा हल चलवाया। भैया महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखो, महत्वपूर्ण वाक्य है ये कि पिथुड नगर, पृथुंड नगर जो है, पिथुंड नगर में इन्होंने गधों के द्वारा हल चलवाया। क्या? घटना कब की है? घटना है 11वें वर्ष, 11वें वर्ष की घटना है। जानकारी कौन देता है? हाथी गुम्बा अभिलेख जानकारी देता है कि पिथुंड नगर में इन्होंने गधों के द्वारा हल चलवाया। हो सकता है पेपरों में इस वाक्य के बारे में पूछ ले। ठीक है। 12वें वर्ष की अगर हम चर्चा करें तो 12वें वर्ष में इन्होंने मगध के राजा बृहस्पति मित्र, क्या थे? मगध के राजा थे बृहस्पति मित्र, मगध के राजा बृहस्पति मित्र। देखो कण्व वंश में प्रमुख घटना हमें मिलती है ना, तो वो उस समय जो राजा थे वो बृहस्पति मित्र थे, को इन्होंने हराया था। राजा खारवेल ने इसको हराया और मगध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन इससे एक चीज और लेके आए थे राजा खारवेल, जिन की प्रतिमा, जिन की प्रतिमा और संपत्ति लूटी। जिनकी प्रतिमा, महत्वपूर्ण वाक्य तो यही है कि इन्होंने जब मगध पर आक्रमण किया तो वहां का जो शासक था वो बृहस्पति मित्र थे। उनको हराने के बाद ये जिनकी प्रतिमा, महायान बुद्ध जिन थे ना, उनकी प्रतिमा को उठाकर ये ले आए और संपत्ति भी इन्होंने खूब लूटी। राजा खारवेल ने भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के मंदिर का भी निर्माण करवाया। राजा खारवेल ने भुवनेश्वर के मंदिर का भी निर्माण कराया और दक्षिण भारत के पांड्यों पर इन्होंने, देखो महत्वपूर्ण घटना है ये, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि पेपरों में पूछी जाती हैं। राजा खारवेल ने ही ये पहले ऐसे शासक हुए जिन्होंने पांड्यों पर दोनों तरफ से, यानी जल और थल से आक्रमण किया था। क्या? जल और थल से आक्रमण किया था। वो कौन से, किस पर किया था? हो सकता है पेपरों में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजा खारवेल ने
किन तरीकों से या कौन से राजवंश पर या कौन सी दिशा में भारत के किस दिशा पर या किस राज्य पर किस प्रकार से आक्रमण किया था। हो सकता है दक्षिण भारत पर, पांड्यों पर आक्रमण किस प्रकार से, जल और थल दोनों से। तो इस तरीके से क्वेश्चन, ये घटना की जानकारी कहां से मिलती है, हाथीगुमा अभिलेख से। इस तरीके से क्वेश्चन पेपरों में पूछ सकता है। ठीक है, 13वें वर्ष की अगर हम बात करें, 13 वर्ष में अगर हम चर्चा करें तो इनका झुकाव जैन धर्म की तरफ हो गया था। क्या इनका जो झुकाव है अब जैन धर्म की तरफ हो गया था। अब ये जैन धर्म को मानने वाले बन गए थे। ठीक है, और क्या हाथीगुमा लेख में ये चीज लिखा हुआ है, इन्होंने हाथीगुमा लेख में ये लेख लिखवाए थे। और क्या इसमें लिखवा है हाथीगुमा अभिलेख में, तो कुमारी पहाड़ियों पर इन्होंने जैन भिक्षुओं के लिए निवास स्थान बनाए। इस पर हाथी गुम्फा अभिलेख जो हमें जानकारी देता है वो खारवेल के 13वें वर्ष में जो जानकारी वो ये, एक तो ये जैन धर्म की तरफ झुक गए थे, जैन धर्म को मानने लगे, यह लेख उन्होंने हाथी गुम्फा लेख में लिखवाया। दूसरा, कुमारी पहाड़ियों पर इन्होंने जैन भिक्षुओं के लिए निवास स्थान बनाया। कुमारी पहाड़ियों को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो वो खंडनगिरी और उदयगिरी के नाम से भी कुमारी पहाड़ियों को जाना जाता है। हो सकता है पेपरों में कुमारीगिरी पहाड़ी ना बोलकर खंडनगिरी या उदयगिरी बोल दिया जाए। तो किसी भी प्रकार से पेपरों में क्वेश्चन शब्द उनके थोड़े घुमा फिरा के होंगे, इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने शुंग वंश का टॉपिक 2 अग्निमित्र के बारे में और उनके समय में होने वाली घटनाओं के और शासकों के बारे में पढ़ा। कण्व वंश के अंतर्गत कौन कौन से शासक थे, उन्होंने किस किस वर्ष शासन किया, लगभग इस वंश का स्थापना और किस वर्ष तक इन्होंने शासन किया उसके बारे में हमने जाना। और चेदी वंश यानी राजा खारवेल के अपने शासन के हाथीगुमा अभिलेख द्वारा पहले से लेकर 13वें वर्ष तक की, या क्योंकि इन्होंने 15 वर्ष तक शासन किया था, उसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण वाक्यों के बारे में जाना कि कौन से वर्ष इनके समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। इन घटनाओं का विवरण इन्होंने हाथीगुमा अभिलेख में दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको राजा खारवेल के समय में घटित सारी घटनाओं के बारे में जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको जानकारी मिले तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।